हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे एक रिसेंट न्यूज़ का, जिसमें अभी श्रीलंका के द्वारा अनाउंस किया गया है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे ड्राफ्ट किया जाएगा। तो पुराना क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और नए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और उसके साथ साथ इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो कैसा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली जो श्रीलंका की करंट प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्सा, जिनको कि 2019 में इलेक्ट किया गया था, उनके द्वारा पार्लियामेंट के एक सेशन को इनोग्रेट किया गया था। तो उस टाइम पे बेसिकली उनके द्वारा बोला गया कि श्रीलंका को अभी उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है, और जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन या फिर 19th अमेंडमेंट है उसको अबॉलिश किया जाए, जिसमें बेसिकली जो प्रेसिडेंट है उसके पावर्स को कर्टेल किया जाता है, काफ़ी कम पावर्स उसको दी जाती हैं। और वहीं पे जो पार्लियामेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया था 19th अमेंडमेंट में। और श्रीलंका की जो नई कैबिनेट है, जिसमें कि राजपक्सा फैमिली जो है उसके काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो गोटाबाया राजपक्सा हैं। उसके अलावा जैसे प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है वो महिंदा राजपक्सा हैं। तो मेजरली जो राजपक्सा फैमिली है उनके द्वारा एक श्रीलंका पीपल्स पार्टी, जिसको SLPP के नाम से भी जाना जाता है, वो चलाई जाती है, जिसके द्वारा 2020 के जो ये इलेक्शंस हुए थे इनमें विक्ट्री हासिल की गई थी। तो सबसे पहले हम इसकी श्रीलंका की जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं बेसिकली। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया है और ये बड़े पार्ट में जो है श्रीलंका है। और यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ मन्नार है, और यहाँ पे है पाक स्टेट। इन दोनों के बीच में जो स्टेट है वो पाक स्टेट है। इसके अलावा यहाँ यहाँ पे साइड में बे ऑफ बंगाल आता है, और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो इंडियन ओशियन है। ओके, अब अगर हम 19th अमेंडमेंट की बात करें, जो श्रीलंका की 19th अमेंडमेंट है जिसको 2015 में पास किया गया था, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, जो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, मैथेरीपाला सिरिसेना, और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर रनील विक्रमसिंहा जो थे, जिनकी टर्म 2015 से 2019 तक थी। तो इनके टाइम पे जो 19th अमेंडमेंट है इसको पास किया गया था। इसमें बेसिकली जो प्रेसिडेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो थी उनको तो कम किया ही गया था, बट उसके साथ साथ जैसे इंडिपेंडेंट पिलर्स जो होते हैं, जुडिशरी होता है, पार्लियामेंट होता है, इन सब की पावर्स को, इसके साथ साथ जैसे पब्लिक सर्विसेज होती हैं या फिर इलेक्शंस होते हैं, इन सब की पावर्स को स्ट्रेंथन किया गया था, काफ़ी बढ़ाया गया था इस 19th अमेंडमेंट में। और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंसी की जो लिमिट थी वो 2 टर्म के लिए लगा दी गई थी, कि 2 टर्म तक कोई प्रेसिडेंट रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो 19th अमेंडमेंट थी इसको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा, जो सिविल सोसाइटी थी वहाँ के लोगों की, श्रीलंका के, उसके अलावा जो भी वहाँ के थिंकर्स वगैरह थे, उन सब के द्वारा एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की तरफ श्रीलंका की एक स्टेप मानी गई थी। बट उसके साथ साथ ही जो कई सारे लोग थे उनके द्वारा इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। और इसमें बेसिकली जो राजपक्षा कैंप था उसके द्वारा ये जो 19th अमेंडमेंट है इसको ऐसे देखा गया था कि ये बेसिकली जो लीडर्स की जो पावर्स हैं उन सबको यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। और इसके साथ साथ जो 19th अमेंडमेंट है उसमें एक प्रोविज़न भी था कि जैसे जो भी इलेक्शंस लड़ते हैं, इलेक्शंस में जो भी खड़े होते हैं, उनके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। अगर डुअल सिटीजनशिप होती है तो उनको इलेक्शन में नहीं खड़ा किया जा सकता। तो उस टाइम पे बेसिकली जो राजपक्षा फैमिली थे उसके कई सारे मेंबर्स, जैसे कि अभी जो करंट प्रेसिडेंट है अगर उनकी भी बात करें तो उनके पास भी उस टाइम पे डुअल सिटीजनशिप थी, USA और श्रीलंका की थी। और अगर इसको अबॉलिश किया जाता है 19th अमेंडमेंट को, तो इससे बेसिकली होगा कि जो प्रेसिडेंट के पास में जो पावर्स हैं, नॉर्मली जो पावर्स थी 19th अमेंडमेंट से पहले, जैसे कि जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं या फिर जुडिशरी के ऑफिशियल्स हैं या पब्लिक सर्विस के ऑफिशियल्स हैं, उन सबको अपॉइंट करने की, उसके साथ साथ पार्लियामेंट को 1 साल के बाद कभी भी डिसॉल्व करने की, ये सारी पावर्स होती थी प्रेसिडेंट के पास में, जिनको कि 19th अमेंडमेंट आने के बाद में डिसॉल्व कर दिया गया था। अगर इसको अबॉलिश किया जाता है तो वापस से ये सारी पावर्स उनके पास में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बेसिकली इसको ऐसे तरीके से बोला गया है कि ये वन कंट्री वन लॉ फॉर ऑल द पीपल, इस तरीके से जो श्रीलंका का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि चेंज हो रहा है। 1978 से अगर हम बात करें तो 1978 से अब तक 19 टाइम, 19 बार श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो चुका है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और इस टाइप का जो चेंज अभी किया जा रहा है 2020 में,
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट की स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और जो लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है उन सबको मेंटेन करने के लिए ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। इस वजह से ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीलंका का, इसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो राइट एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा इस प्लान को ऐसा बोला जाता है कि जो SLPP जो है, जो राजपक्षा फैमिली की पार्टी है बेसिकली, उसको एम्पावर करने के लिए ही ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है मेनली। जैसे कि श्रीलंका में अभी दो टाइप के जो इलेक्ट्रोट होते हैं या फिर दो टाइप के जो लोग पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट सिनालीज स्पीकिंग इलेक्ट्रोट और उसके अलावा जैसे तमिल रेबल्स जो होते हैं, तो दो टाइप की पार्टीज वहाँ पे चलती हैं। तो अभी जो मेनली वहाँ पे एक सिविल वॉर भी हुई थी 1983 से 2009 तक। तो उसमें बेसिकली जो राजपक्षा फैमिली है उसके द्वारा जो गवर्नमेंट थी उस पीरियड की, उसको डोमिनेट किया गया था 2005 से 2015 तक। तो उन सब के द्वारा इस सिविल वॉर को काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका जो क्लाइमैक्स है उसको देखा गया था। तो वहाँ पे एक सेपरेट स्टेट डिमांड किया गया था तमिल रेबल्स के द्वारा। तो इस वजह से ये वॉर जो है, इसके द्वारा जो श्रीलंका की जो एथनिसिटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक साइड में बुद्धिस्ट सेनालीज स्पीकिंग लोग और दूसरी साइड में तमिल रेबल्स। और 2009 में जो रेबल्स जो थे उनको गवर्नमेंट फोर्सेस के द्वारा डिफीट किया गया था। अभी सबसे रिसेंट इंसिडेंट की या इनिशिएटिव की अगर हम बात करें इंडिया के द्वारा जो श्रीलंका के लिए किया गया, वो आरबीआई के द्वारा किया गया। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा श्रीलंका के साथ में बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया गया $400 मिलियन का एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी, जिसमें श्रीलंका को अवेलेबल कराई गई, जिससे कि वो कंट्री में अगर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो भी इफेक्ट हुआ या फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई उसको मेंटेन किया जा सके। इससे पहले इंडिया के द्वारा श्रीलंका को 4 कंसाइनमेंट भी भेजे गए थे एसेंशियल मेडिसिन या फिर इक्विपमेंट से रिलेटेड, जो अप्रैल और मई मंथ में 2020 में भेजे गए थे, जिससे कि कोविड-19 को या फिर जो कोविड-19 पैंडेमिक जो था उससे फाइट की जा सके श्रीलंका के द्वारा। और इसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये बेसिकली श्रीलंका में डेवलपमेंट का काम करता है। यहाँ पे इनिशियल कमिटमेंट जो इंडिया के द्वारा बेसिकली दी गई थी वो दी गई थी कि 50,000 हाउसेज श्रीलंका में बिल्ड किए जाएंगे, बनाए जाएंगे उन लोगों के लिए जो बेसिकली सिविल वॉर जो कि 2009 में श्रीलंका में एंड हो गई थी उससे अफेक्ट हुए थे। उसके साथ साथ जो स्टेट वर्कर्स जो होंगे जो कि प्लांटेशन वर्क एरिया में हो रहते हैं उन सब के लिए भी टोटल 50,000 हाउसेज बिल्ड किए जाएंगे इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंडर में। और इसके साथ साथ अगर बायलैटरल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के द्वारा कई सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि मित्र शक्ति या फिर ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम सिलिनेक्स एक्सरसाइज है, ये सारे एक्सरसाइज इन दोनों कंट्रीज़ के साथ कराई जाती हैं। और जो इनका टेरिटोरियल वाटर्स जो है इन दोनों कंट्रीज़ का, जैसे वाटर एरिया जो लगता है, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में मैप में देखा था, नीचे की साइड में गल्फ ऑफ मन्नार था और ऊपर साइड में पाक स्ट्रेट था। तो ये फिशरमैन के लिए, जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ के फिशरमैन के लिए, उसके अलावा जो श्रीलंका के फिशरमैन है उन सब के लिए काफ़ी, मतलब बोल सकते हैं कि रोजगार का एक साधन टाइप से है। तो यही थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन से रिलेटेड, और जो श्रीलंका के द्वारा उसका नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में, और उसके साथ साथ जो 19th अमेंडमेंट जिसको अबॉलिश करके नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाएगा उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।